मैं उनका स्वागत करती हूँ। धनंजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने इतनी नमस्कार जी। मेरी इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट आपने मान ली। मैं करीब 8 दिन से इनके साथ जुड़ी हुई थी, मतलब वैसे तो बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे। मैं कह रही थी कि मुझे आपसे बात करनी है और मुझे सबके साथ में आपका परिचय भी करवाना है। तो उनने कहा ठीक है। बीच में 1-2 बार हमारा फ़ोन, मैंने फ़ोन किया तो वो बिज़ी थे, उनने फ़ोन किया तो मैं बिज़ी थी। फिर आज ऐसा हुआ कि विभा जी ने कहा कि मेरे पास ठीक समय है। नहीं है, तो मैं कम बोलूँगी। मैंने तुरंत इनको कॉल किया क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इनको सुनूँ, इनको जानूँ। मैंने कहा कि आप ऐसा-ऐसा कर लीजिए, तो वो तुरंत तैयार हो गए। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम लोग यहाँ पर जितने भी हैं, ये सारे रंगकर्मी हैं। हम लोग थिएटर करते हैं और हम लोग सब थिएटर से जुड़े हैं, तो हम आज आपसे रूबरू होना चाहते हैं। शुक्रिया सभी को। सबसे पहले तो नमस्कार मेरा दिल से, और आप धनंजय सभी जी को नमस्ते। नमस्ते जी। आप सभी को लगता है मैं सभी को जानती हूँ, मैंने तो आप सभी को देखा हुआ। तो थैंक यू, आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे, एंड अपने दिल की बात आप तक पहुँचाने का जो ये माध्यम है गीतांजलि का, वो बहुत ही सुंदर ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब लोग बात कर सकते हैं, अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीजें कि हम लोग लॉकडाउन में बंद तो हो गए हैं, लेकिन सारी हम लोग स्वच्छंद रूप से इस पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। ये जो संचार माध्यम है, इसके द्वारा आप तक, आपके दिलों में, आपके दिमागों में हम लोग राज कर रहे हैं अभी भी। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। तो दी, आप क्या सवाल जवाब के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती है या आप कुछ अपने बारे में बताएंगे? हाँ, जैसे आप कहेंगे, सवाल जवाब भी हो सकते हैं तो अच्छा है कि क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं, सब लोगों ने पढ़ा ही है। अभी तो रोना धोना सब बंद है। ये रोने धोने वाला काम तो अब खत्म है। तो अब सब ये है कि अपने जो सिंपथी वाले जो काम खत्म करके एम्पैथेटिकल अप्रोच हम लोग अपनाएं, कि हम लोग अब बेचारे नहीं हैं, और हम लोग पूरे ही दम खम के साथ पूरे आपके साथ बैठे हैं, और आप जो भी पूछोगे अच्छा बुरा सब हम लोग जवाब देने को भी तैयार हैं। तो हम कटघरे में समझ लो जो भी है, आप लोग जज हैं ना और ना हम ना, लोग जवाब नहीं नहीं, देंगे। बिल्कुल भी नहीं। ना आप कटघरे में हैं और ना हम जज है। हम तो हम तो आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध किया। हमारे साइड से, हमारे बाजू से, हमारी सीट के साइड से आप बैठे, ये हमारी इच्छा है। जी, ये तो आप भी हमारे एडवोकेट हैं, आप तो हमारी एडवोकेसी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो आप लोग हमारे एडवोकेट हैं। ये मतलब एक चिन्हित जैसे चिन्ह मात्र, मैंने कहा कि कटघरे में खड़ा होना, जी जी ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन आप वैसे ही दिमाग में रखिए कि सवाल जवाब तो कटघरे में रह के उस इंसान से पूछा जाता है और वो जवाब देता रहता। अब उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना दमखम के साथ अपने अपने जवाब देता है, जी जी और जी। मतलब किस तरह से सत्य रूप को, वो सत्यता को प्रूव करते हैं। एंड जज, नोबडी कैन जज एनीवन, लाइक डोंट, आई हमारे की हमारी प्राइड का जो लोगो था उसमें हमने कहा था कि डोंट जज अस, डोंट जज, किसी को जज करने की जरूरत नहीं है। एंड वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, एंड नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, हम सबको, हम लोग जीव हैं। हम हमेशा इंसान की बात ही क्यों करें, हम सभी जीवों की बात क्यों नहीं करते? सो आई रिस्पेक्ट ऑल बीइंग्स, नॉट ह्यूमन बीइंग। तो या ह्यूमन, ह्यूमन भी मेरे को शब्द अच्छा नहीं लगता है, और ना ही मेरे को वुमन वाला शब्द अच्छा लगता है, बिकॉज उस दोनों में आदमी खड़ा है बीच में। जी। तो ह्यूमन में भी मैन आ जाता है और वुमन में भी मैन आ जाता है। तो ये तो आदमी ने ही बनाया था शब्द। तो या पूछिए। मैं तो जवाब देते रहूंगी, आप पूछते रहेंगे, हम लोग जवाब देते रहेंगे। धनंजय जी, मैं चाह रहा था, जैसा आपने जबलपुर में अपनी संघर्ष यात्रा बताई थी, तो मैं चाह रहा था शुरुआती दौर में आप शुरू में वो चीज़ बताएं कि आज कैसी स्पेस बनाई आपने, कैसे खड़ी की, जी कैसी बिल्कुल। कैसी लड़ाई लड़ी, वो आप बताएंगे क्योंकि तब लोग हाँ, यहाँ से रूबरू होंगे और चीज़ें पूछेंगे। क्योंकि यहाँ अच्छा, बहुत से लोगों को नहीं पता है। ओह ओके ओके, ठीक है।
हम सब लोग इस दुनिया में आए एक ही जगह से आए हैं, योनि से ही। और अपने माँ बाप अभिभावकों के द्वारा ही हम सब दुनिया में है। कोई इंसान ऊपर से नहीं टपक जाता। मेरा जन्म भी आपके जैसे ही हुआ। तो उत्तराखंड में एक जगह है पौड़ी जनपद में, देवप्रयाग। आप सबने सुना होगा, बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में पड़ता है एक। जी तो बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में देवप्रयाग पड़ता है। देवप्रयाग से ही गंगा शुरू होती है। उससे पहले उनका नाम अलग अलग होता है। एक का भागीरथी है, एक का अलकनंदा है। तो जब देवप्रयाग में वो इकट्ठी होती है दोनों, तो वहां से गंगा नाम रहता है। उस टाइम उसको भागीरथी नहीं बोला जाता, ना ही अलकनंदा। वहां से वो गंगा शुरू हो जाती है। तो वहाँ मेरा उसके पास में गांव, मेरा जन्म वहाँ हुआ। ते तो कुछ महीनों बाद फिर मेरे फादर मुझे चंडीगढ़ ले आए थे, क्योंकि उनकी जॉब जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में लग गई थी। तो वो सारे परिवार को यहाँ ले आए थे चंडीगढ़ में। ये बात है 1970-71 की। तो उसके बाद फिर सारा जिंदगी मैंने चंडीगढ़ में ही गुजारा। तो 3 से लेकर 5 साल की एज में मुझे अनुभव होना शुरू हो गया था कि ये अकेले मुझे नहीं होता, ये सारी इंसानों में ये ऐसा ही रहता है कि जेंडर की पहचान 3 से 5 साल की एज में शुरू होती है। हम अपने आप को अनुभव करते हैं, लड़का लड़की या दोनों में नहीं है, कौन है क्या है, वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है इन 3 से 5 साल की एज में। आप छोटे बच्चों को पूछेंगे अपने आसपास के अनुभव करना, एक प्रैक्टिकली है कि छोटे बच्चे को, आप एक लड़के को आप फ्रॉक देते हो, उसको बोलोगे ये फ्रॉक पहन लो, तो कहेगा नहीं मैं तो लड़का हूँ। ठीक है, ये ऐसा ही होता है। या लड़की को बोलोगे तो वो कहेगा मैं लड़का हूँ। ये जो जेंडर का जो अनुभव है, ये हमारी बिल्कुल छोटी एज में शुरू हो जाते हैं। उन्हीं दोनों दौरान मुझे भी अनुभव हुआ कि मैं एक लड़की हूँ। और मुझे लगता था कि धीरे धीरे ये बाद में अनुभव और ज्यादा होने लगा कि शायद मैं गलत शरीर में पैदा हुआ। तो 7 साल की, जब 6 साल में मुझे स्कूल में डाला गया, तब गवर्नमेंट स्कूल में 6 साल में ही लेते थे। मेरे टाइम में 75 या 6 में मुझे एडमिशन दिया गया। तो तब बच्चों के साथ रहते थे, धीरे धीरे ऐसा अनुभव हुआ कि वॉशरूम का कंफ्यूजन हो गया मुझे। जो टॉयलेट होता उसमें कंफ्यूजन रहता था कि किस में जाना है, मुझे मेल में जाना है या मुझे फीमेल में जाना है, किस में जाना है। तो ये बहुत द्वंद्व सा रहता, मानसिक द्वंद्व रहता था। लड़कों वाले में जाते थे तो लड़के वाले छेड़ते थे, अगर लड़कियों में जाते थे लड़कियों वाले तो जाने नहीं देते थे। तो ये कंफ्यूजन शुरू से रहा। एंड 7 साल की एज में मुझे अपनी माता को मैंने बताया था कि शायद मुझे लगता है मैं लड़की हूँ। तो उन्होंने फिर फादर को बताया। तो उनके उन जो ये बताने के बाद मेरे फादर ने फिर पंडित से बात की। उन्होंने फिर ओझा से बात की। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर प्रेत आत्मा आ गई है। तो ये सब चलता रहा और ये चुड़ैल वाला किस्सा मेरे साथ जोड़ दिया। और वो जब ओझा के पास लेके गए तो उन्होंने झाड़ फूक शुरू किया। और ये गरम चिमटा होता है वो दागना शुरू किया। तो फिर मैंने डर के मारे ये कहा कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, मुझे मुझे लड़के ही रहना। तो फिर ओझा ने कहा कि देखो ये चुड़ैल निकल गई इसके शरीर से, अब ये बच्चा ठीक है। तो ये सब चीजें होती रही। एंड शुरुआती दौर में 10 साल के लगभग आते आते 8-9 साल 10 साल तक मेरे साथ फिर सेक्सुअल अब्यूज शुरू हुआ आसपास के लोगों के द्वारा। लाइक आप आजकल तो लोग ये सुनते हैं कि गुड टच बैड टच सब जानते हैं। उस टाइम पे हमारे जो लोग थे वो इन चीजों के बारे में नहीं जानते थे। लोग बड़े इजीली, जो बहुत आराम से किसी को भी टच कर लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे अगर किसी बच्चे को टच करते तो माँ बाप भी या उसके रिश्तेदार भी इसको ऑब्जेक्शन करते कि इस तरह से किसी को किस नहीं करना है, किसी को टच नहीं करना। अपने बच्चों को भी सिखाया जाता है, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा था नहीं। तो आसपास के जो अंकल थे या कजन वगैरह वो टच करते थे,
और टच मतलब बहुत बुरा टच, मतलब कि अब्यूज करते थे। सो किसी से शिकायत करो तो वो इग्नोर कर देते थे, माँ बाप से बोलो तो इग्नोर कर, उनको हंसी लगता था कि चलो बच्चे हैं, अंकल है, और ये कुछ नहीं करते तो प्यार करते हैं आपसे। तो ये सब चलता रहा। नाइन टेंथ में आके मुझे जेंडर डिस्फोरिया हो गया, एंड जेंडर का बहुत बुरी तरह डिप्रेशन एंड एंजाइटी ये होता गया। तो सुसाइडल जैसे अटेम्प्ट, मतलब दिमाग में आने के, इस दुनिया से निकल जाओ, इस दुनिया में रहना नहीं है, क्योंकि अ, बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई थी साथ के बच्चों की तरह। अगर मैं बॉयज वाले खेल खेलूं तो बॉयज वाले बोलते थे कि तुम लड़की जैसे, तो लड़कियों वाले में जाओ, लड़कियों वाले बोलते थे तो लड़की लड़कों में जाओ। एंड बुलिंग हैरासमेंट स्कूल में काफी सारा चीजें हो गई थी। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था उस टाइम पे, क्योंकि 12-13 साल तक तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, हैरासमेंट जरूर हुई, बुलिंग और बुली और जो सेक्सुअल अब्यूज था। हैरासमेंट बाद में शुरू हुआ, हैरासमेंट सॉरी डिस्क्रिमिनेशन बाद में शुरू हुआ जब एक बच्चा एडोलसेंट, जब उसकी टीन एज में आता है तो उसके दाढ़ी में उछाना शुरू हो जाते हैं, शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, फिर छक्का, हिजड़ा, खुसरा, ये सब चीजें। जब दाढ़ी वाला इंसान औरत जैसा हो जाए और औरत जैसी मतलब वो औरत है और उसके मूछे दाढ़ी आ जाए तो उसको लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये सब चीजें होती रही। एंड जब डिप्रेशन से बाहर निकले, मेरा मेरा एडमिशन हुआ कॉलेज में। अ, तब जो +1 +2 था वो कॉलेज में नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था, कॉलेज में पढ़ाया जाता था हमारे टाइम पे। तो मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ +1, 11वीं और 12वीं में। तो धीरे धीरे अपने आप को फिर इम्प्रूव करना शुरू किया, और बहुत सारा गहन चिंतन भी अंदर ही अंदर चलता रहा कि इतना सारा प्रॉब्लम है अंदर भी। हम इंसान अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई एक नासूर हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, और उसमें आके मक्खी बैठ जाती है और मक्खियां उसमें अंडे दे देती हैं, और उसमें मवाद जम जाती है, पीप जम। तो परजीवी जैसा, मतलब इंसान जो आसपास के लोग हैं वो परजीवी जैसे हो जाते हैं। खुद तो हम लोग अंदर वो जख्म लेके घूम रहे हैं कि हमें, हम लोग ऐसा क्यों हो गए हैं, हम लोग अलग तरह से क्यों हैं, हम लोग इस आदमी जैसा क्यों नहीं, या इस औरत जैसे क्यों नहीं बने, हम लोग क्यों ऐसे अलग हो गए हैं। तो उसका फायदा परजीवी लोग उठाते हैं, उस मौके के ताक में रहते हैं, क्योंकि वो वल्नरेबल है, वो बच्चा वल्नरेबल है, उसको खुद कंफ्यूजन है कि मैं औरत हूँ, मर्द हूँ, क्या हूँ। तो उस द्वंद में जब दूसरे लोग फायदा भी उठाते रहते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं, ब्लैकमेल करते रहते हैं किसी को बताने के चक्कर में, क्योंकि हमें अभी खुद नहीं पता, और आप लोग हमारा मैसेंजर बन जाते हो दूसरों को बताने के चक्कर में। तो जब हमें खुद नहीं पता हम कौन है, तो दूसरा इंसान बोलता है मैं दूसरों को बता दूंगा। तो उस द्वंद में, उस लड़ाई में बहुत कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे बच्चे घर से भाग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हिजड़ों में चले जाते हैं, बहुत से बच्चे सेक्स वर्क में घुस जाते हैं, क्योंकि घर से भागने के बाद बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती। तो अलग अलग काम धंधे हैं, जैसे ऐसा नहीं कि सीधे ही इंसान सेक्स वर्क में घुस गया या हिजड़ों में चले गया या रेड जो लाइट्स में मांगना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है कि लोग कई बार सोचते हैं सीधे ये लोग मांगने चले जाते। नहीं, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। मैं जितने लोगों को जानता हूँ तो सब लोगों ने कोशिश की, किसी चाय की दुकान में काम करने की, किसी होटल में काम करने, किसी भी जगह काम करने, वहाँ उसकी जरूर उंगली लगाई गई है। मतलब मैं यहाँ वो शब्द यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन हर इंसान कोई ना कोई यूज करने को, जब इंसान एक लड़का लड़की जैसा है तो उसको हर इंसान इस्तेमाल करने की कोशिश कर, बोली भी करते हैं। तो उन शब्दों को हम तो इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन अ, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हर बंदा सोचता हमारे बारे में। हम लोग इजी गेम है उनके लिए, बहुत सरल एक निवाला है। लड़की के साथ अगर बदतमीजी करें तो उसके साथ बहुत सारे कानून जुड़े हैं। वो तीन जो छोटे बच्चों के लिए कानून है, ठीक है, और बॉयज के साथ भी कानून बने हैं, लेकिन हम लोगों के साथ कोई ऐसा कानून जुड़ा ही नहीं। लोग सोचते हैं कि इनको तो कुछ भी कह लो, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जब मैं ग्रेजुएशन में गई तो ग्रेजुएशन में मैंने बहुत ज्यादा
अपने आप को कंट्रोल किया और ढीठ बनने की कोशिश की कि मैं ढीठ बन जाऊं। सो 3 साल फिर मैंने टॉप भी किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, 3 साल अपने कॉलेज में कॉलेज कलर भी रहे 3 साल, और मुझे 3 साल अवार्ड मिलते रहे। तो पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने के, मतलब मुझे मेरे उस टाइम पे 80 प्लस नंबर होते थे हर चीज़ में। और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती थी, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, इन सब में मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की कि अ, अगर इफ आई एम डिफरेंट देन इट्स नॉट रॉन्ग। अगर मैं अलग भी हूँ तो ये अलग अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा सोचना है कि हमेशा हम लोगों को ही क्यों प्रूव करना पड़ता है, हम लोगों को क्यों साबित करना पड़ता है कि हम लोग आपके बराबर हैं। आप लोगों को तो साबित नहीं करना पड़ा कि आप लोग बराबर हो। तो वो सब चीजें, अभी घर में भी रहो, कहीं भी रहो, अपने वजूद के लिए हमेशा खड़े रहो ढीठ बन के। सब लोग बहुत इजी लाइफ जीते हैं, हम लोग कोई इजी लाइफ जीते नहीं हैं। बहुत मुश्किलें आती हैं अपने आप को संभालने, मतलब मेंटली भी। घर में भी रहो तब भी बहुत मेंटल डिप्रेशन रहता है कि मेरे वजह से किसी और को परेशानी ना हो, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को किसी को भी परेशानी ना हो। इनको कोई ये ना बोला कि हिजड़े का भाई है, बहन है, कुछ भी है। तो इन सब चीजों के कारण वो इंसान या तो खुद को मार देता है या फिर वहां से भाग ही जाता है। तो यूनिवर्सिटी जब मैंने टॉप किया तो फिर मेरे को इजीली एडमिशन भी मिल गया पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैंने बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में। और साथ साथ में मेरा रशियन डिप्लोमा चल रहा था। तब सोवियत संघ का जमाना था। सोवियत संघ का जमाना भी तो खत्म होने वाला था, मतलब सोवियत यूनियन टूटने के कगार पे था। तो बट हम लोग सोवियत भूमि, सोवियत लैंड, ये जो मैगजीन थी वो पढ़ते थे, और मार्क्सिस्ट या कम्युनिज्म से काफी प्रभावित भी थे उस टाइम पे लोग। तो सोवियत संघ का काफी प्रभाव था भारत पे। और तब हम लोग रशियन पढ़ते थे और मैंने सोचा था मैं मॉस्को जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता था कि शायद मेरा भविष्य है नहीं बीइंग अ ट्रांसजेंडर। और तब ये ट्रांसजेंडर वाला कंसेप्ट था भी नहीं, हम लोग तो अब जानने लगे ये ट्रांसजेंडर होता है। बट तब ऐसा कुछ शब्द थे भी नहीं, किन्नर माना जाता था, हिजड़ा माना जाता था, इसके अलावा कोई शब्द थे भी नहीं। तो मैंने सोचा था मैं हिजड़ा तो नहीं बन सकते, मतलब हिजड़ों में नहीं जा सकते, ये ताली बजाना या नाचना गाना ये तो मेरे से होगा नहीं। और मैंने सोचा कि मैं ताली तो बजाऊंगी नहीं, मैं ताली बजवाऊंगी, तब ये सोचा था उस जमाने में मुझे ताली तो बजाना नहीं है। तो शायद मैं सोच रहा रोज ये यूरोप चले जाऊं, मॉस्को चले जाऊं, तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया था मॉस्को जाने के लिए। लेकिन सोवियत संघ का विघटन हो गया, कोलैप्स हो गया, और 15 कंट्रीज अलग हो गई। ये जो यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, इस तरह की तमाम 15 अलग देश बन गए। और मेरा मतलब जो जाना था वो कैंसिल हो गया, वहां से लोग खुद भारत वापस आ रहे थे। तो एमए में जब मेरा एडमिशन हुआ तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो मेरे साथ रैगिंग हुआ, मेरे सीनियर्स ने रैगिंग किया और मुझे करीबन इतना इंसल्ट किया कि मुझे फिर दोबारा से वहाँ दोबारा आना मेरे लिए सही नहीं लगा, मुझे इतना फील हुआ और मैंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया। फिर 94 में मेरा एडमिशन हुआ लॉ में, एलएलबी में। तो हमारे ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 सेशन चलते हैं, एक मॉर्निंग का, एक इवनिंग का। तो इवनिंग में ज़्यादातर लोग जो जॉब करते हैं वो पढ़ते थे, और मॉर्निंग में रेगुलर क्लास जो जॉब नहीं करते थे। तो मेरा एडमिशन इवनिंग में हुआ। हालांकि मैं किसी तरह पार्ट टाइम वगैरह जॉब करने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये इवनिंग वाला बैच में पढ़ना शुरू। तो वहाँ भी मेरे साथ भी 1 डेढ़ महीने बाद एक लड़का मुझे बुला के कमरे में लेके गया क्लासरूम में रात को 9 बजे करीब। तो वहाँ पर 10-12 लड़के बैठे थे, उन लोगों ने मेरे साथ वही जो होता है, मतलब एक बच्चे के साथ कि नाचने को बोला, जनानी जैसा है, ये छक्के जैसा है, काफी तमाम शब्द को इस्तेमाल किया और कपड़े रिमूव करने की कोशिश की। तो वहां से भी किसी तरह मेरे पाँव में पड़ के उनसे माफी मांग के जो भी उनसे करना था करवा के अपना वहां से निकल गए। तो वो भी डिपार्टमेंट छोड़ दिया।
और उस टाइम पे रैगिंग बड़े धड़ल्ले से होती थी 93 94 में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाद में आता है रैगिंग के लिए, जब कोई बच्चा कि ऐसा सुना था किसी ने फांसी लगा ली थी, सुसाइड कर लिया था, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इस पे बैन लगा दिया। तो लेकिन शुरू में ये ऐसा बहुत धड़ल्ले से होता था, हम लोगों ने बहुत सहा इसके लिए, एंड फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन तब मैंने सोचा था कि पढ़ाई बेशक यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, लेकिन किताबों को नहीं छोड़ना मुझे। किताब मैं पढ़ती रहूंगी, किताबें मेरे आसपास अभी भी रहती हैं, तो किताबों को नहीं छोड़ा मैंने। किताब भी मेरा सहारा रही और उनको पढ़ते पढ़ते आज शायद मैं यहाँ तक इस मुकाम पे हूँ। और छोटे छोटे कोर्स में करती थी। फ्रेंच में मैंने डिप्लोमा किया, फ्रेंच लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में, तब नया नया कंप्यूटर क्रेज था लोगों में, वो पढ़ा। फैमिली में रहे, लेकिन दबा के रहे अपने आप को, एक लड़के जैसे बन के रहते रहे। और लेटर ऑन मतलब इसमें इसी दौरान जब लड़का बन के रहो तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। आज आप साड़ी पहन लो, सूट पहन लो, ये हमारा प्रोटेक्शन है, हमारा हथियार बन जाता है, क्योंकि आपको एक लड़की समझ के कोई टच नहीं करता। लड़की समझ के आपके जो 3 कपड़े हैं, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, ये आपको एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कोई इतना इजीली आपको टच नहीं करता। लेकिन पैंट शर्ट में हर कोई इंसान गाली दे देता, लड़ाई कर देता, झगड़ा हो जाता है, वो सब रहता है। एंड ये 2000 के लगभग आते आते, जैसे इस दौरान बहुत ऐसे केसेस हुए मेरे साथ मार पिटाई के, और रैगिंग तो चलो नहीं हुई, लेकिन मार पिटाई और सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हैरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब लंबा स्टोरी है। तो इसके लिए हम जब बात करेंगे तो मतलब काफी टाइम निकल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि किडनैपिंग हुआ, बट ये सब होते होते 2001 के बाद जब मुझे एक मेरा दोस्त मिला, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग बहुत हो गया, हम बहुत सह लिया, तो अब हम ये सब चीजें नहीं सहेंगे। एंड हम लोगों ने फिर संगठित होने की कोशिश की। पहले तो खुद समझने की कोशिश की हम लोग हैं कौन, और धीरे धीरे फिर हमने अपनी कम्युनिटी में रैपो बनानी शुरू कर दी। अ, अच्छी पकड़ बनानी शुरू की, लोगों से मिलते गए, जानने की कोशिश की अपने समुदाय के लोगों से। एंड पीयर जो है हम लोग ग्रुप बनाए, 10 20 25 30 लोग इकट्ठे होते थे एक हफ्ते में, तो उनसे डिस्कशन करते थे। फिर हमने एनजीओ ज्वाइन किया, अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे, जॉब, छोटी मोटी जॉब चलती रहती है। मैंने स्कूल में भी पढ़ाया, एनजीओ में भी काम किया, छोटे मोटे जॉब करते रहे। एंड 2009 में आते आते हम लोग एनजीओ बना लिया, एक सक्षम ट्रस्ट करके। उस एनजीओ के बाद फिर हमारे पास एक एक लोगो हो गया, मतलब एक एनजीओ हो गया, उसके छत्र छाया में हमने बहुत सारे काम किए। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमने काफी सारे सेमिनार, वर्कशॉप करवाने शुरू किए, जेंडर आइडेंटिटी पे, सेक्सुअलिटी पे, सेक्स एजुकेशन हो गया, या जेंडर एक्सप्रेशन हो गया, जेंडर रोल, जो स्टीरियोटाइप है इनको समझने की कोशिश की। समाज में इतने सारे स्टीरियोटाइप बना दिए गए कि आदमी ये करेगा, औरत ये करेगी, फलाने का ये रोल है, फलाने का ये एक्सप्रेस करेगा। ये जो सामाजिक ढांचा था, इसको तोड़ना था। और इसमें हम जैसे लोग ही तोड़ सकते हैं कि मर्द और औरत जो है वो अपने जो उनमें कंफर्टेबल है, उनको पकाया पकाया मिला हुआ वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पैदा होना है, उन्होंने अपने पढ़ाई करनी है, शादी होगी, नौकरी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद वो बुढ़ापे में अपने लाठी लेके ओल्ड एज होम में चले जाएंगे, यही सब करेंगे। लेकिन हम लोगों ने सोच लिया था कि ये सब अब हम लोगों से तो होना नहीं है, हम लोग ये करने वाले नहीं है। तो हम लोगों ने फिर ये सेमिनार, वर्कशॉप करवाने शुरू किए, समझने की कोशिश की। एंड नेशनल लेवल पे हम लोगों ने सेमिनार करा। और 2012 में 2012 में एक नेशनल कंसल्टेंसी हुई दिल्ली में, जिसमें सारे इंडिया के ट्रांसजेंडर इकट्ठे हुए। और तब हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डालेंगे, पब्लिक लिटिगेशन। तो 2012 में मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, और मैंने भी रिकमेंडेशन दी थी दिल्ली में। तो 2012 में भी पीआईएल बनी और हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला, जिसका नाम था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और 2014 15 अप्रैल 2014 को उसकी जजमेंट आती है। एंड
सुप्रीम कोर्ट ने हमें थर्ड जेंडर पहचान दी तब 2014 को। लेकिन उससे पहले बहुत सारे काम कर चुके थे एंड 2013 में मैंने फर्स्ट LGBTIQ प्राइड ऑर्गेनाइज की थी चंडीगढ़ में, जो कि फर्स्ट टाइम था माचो मैन सोसाइटी में, एक मर्दिस्तान जो मर्द वाले समाज में, पंजाब, हरियाणा, ये जो हिमाचल है, जम्मू कश्मीर, यहाँ इस लेवल पे पहली बार ऐसी प्राइड हुई, गर्व उत्सव मनाया गया। सब हम जैसे लोगों को, जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं, उभय लिंगी लोग हैं, सब ने एक मिल के एक प्राइड के गर्व उत्सव बनाया, ताकि समाज को एक संदेश दे सके कि हम लोग भी आपके समाज में एग्जिस्ट करते हैं, हम अननेचुरल कतई नहीं हो सकते। People can say you are a disorder, but I say yes, I am a disorder because I never follow order। और ये समाज को समझना होगा कि आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म में इसकी एग्जिस्टेंस रही है, चाहे पुरातन काल से, मध्यकालीन युग से, पूरी दुनिया में इसको। क्वेयर हिस्ट्री पढ़ोगे आप तो क्वेयर हिस्ट्री में सारा आपको हमारे जैसे लोगों के बारे में पता लगेगा। हमारे हिंदुस्तान का पहला बादशाह जो मुगल बादशाह था वो भी स्ट्रेट नहीं था, he was homosexual and बाबर was homosexual। एंड उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी, उनके जो सिपाही सलार थे, सेनापति मलिक काफूर, वो ही वाज अ ट्रांस। तो और सूफीज्म में, चाहे वो भक्ति आंदोलन है, चाहे वो सूफी आंदोलन है, उनमें हम जैसे लोगों का पूरा बढ़ चढ़ के हम लोगों ने भाग लिया। हम लोगों के द्वारा हम औरत बन गए, और भक्ति आंदोलन में तो औरत बनना ही था कि आपको एक सखी तो सखी के रूप में ही रहना था कृष्ण के लिए। कृष्ण के दीवाने तो सखी रूप में ही रहते हैं। और सूफीज्म में भी सूफी जो लोग होते हैं वो भी औरत जैसे ही रहते हैं, वो घुंघरू बांध के, पंजाब में अभी भी लोग घुंघरू बांध के रखते हैं, जो दरगाहें होती हैं वहां पर कानों में बालियां पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, पाँव में घुंघरू बांध लेते हैं, काजल लगाते हैं और नाचते हैं खूब औरत बन के। बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि नी मैं रुसिया यार मनाना पावे मैंने कंजरी बनना पवे। शाह इनायत हो गए, उनके लिए नाचते थे वो। और शाह हुसैन हो गए, माधोलाल हो गए, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन, तमाम सूफी लोग थे, उन लोग क्वेयर कम्युनिटी से थे। एंड सेकंड, भक्ति आंदोलन से पहले ही देवदासी प्रथा भी हम जैसे लोगों ने शुरू की, बाद में उसमें औरतें आई हैं। और ये तो बहुत लंबा इतिहास रहा है। रेनेसांस जब पुनर्जागरण काल हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का, क्वेयर कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। एंड वो क्वेश्चन करते थे, सवाल करते थे सत्ता से। वेद में तो ऐसे ही मंत्र बहुत हैं कि अपने आप को जानना है, पहले अपने आप को, और अपने आप को ब्रह्म ही माना जाए। अपने आप को ब्रह्म मान के वो चलते थे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, और अपने आप को जानना है। तो जब अपने आप को जानने की यात्रा है तो हर एक को जानना होता है। तो ये सब पढ़ते 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 फिर 2015 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को कहा कि आप, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और आपको थर्ड जेंडर कॉलम ऐड करना पड़ेगा अपने सभी प्रवेश जो फॉर्म है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसको सभी अपने जो एडमिशन फॉर्म में थर्ड जेंडर कॉलम ऐड किया। एंड काफ़ी लोगों को मैंने एडवाइस किया पढ़ने के लिए, काफ़ी ट्रांस लोगों, बट इतनी हिम्मत किसी को नहीं होती थी कि वो सोचते थे लड़का या वहाँ लड़कियाँ उनके साथ बुलिंग करेंगे, हरास करेंगे, क्योंकि वो समाज से तो पहले ही भाग चुके थे, तो अब दोबारा समाज में जाना इतना आसान नहीं था। तो मैंने बहुत काउंसलिंग की, लेकिन इतनी हिम्मत किसी को नहीं हुई। और हिजड़े लोग कहते थे हमें क्या लेना पढ़ने लिखने, हम कौन सा DC बन जाएंगे, हम लोग कौन से, हमारे को तो आमदनी है ही है, और मेरे लाखों ख्याल रुपए से, आते हैं। हाँ मेरे ख्याल से समाज के डर से ही बचपन में ही बच्चों को इस तरह से समुदाय में दे दिया जाता था। बचपन से तो नहीं, कुछ लोगों जो इंटरसेक्स पैदा होते हैं, जो दो द्विलिंगीय पैदा होते हैं, उनको शायद दे दिया जाता था। एक ये भी किस्सा है, इसमें भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोग उसी समाज में रहते हैं, हमें तो, हम लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं कि हम लोग लेने चले गए। लेकिन ये थ्योरीज हैं, अलग अलग अपने अपने विचार हैं हर एक, क्योंकि ये 1871 में कानून बना था अंग्रेजों द्वारा। तो जब ब्रिटिश भारत था तो हमें अपराधी घोषित कर दिया था 1871 में, एंटी ट्राइबल लॉ में। उन्होंने ही कहा था ये बच्चा चोर है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये उनकी थ्योरी थी। उन्होंने कहा था ये बच्चा चोर है, उनको कहाँ से पता लग गया ये बच्चा चोर है भाई।
आप तो इतने 7 समुद्र पार करके यहाँ आए हो, और आपने सारे ट्राइबल को, जितने भी आदिवासी लोग हैं, ये घुमंतरू अर्ध घुमंतरू जाति लोग हैं, इनको आपने क्रिमिनल घोषित कर दिया, इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर। उस टाइम पे यूनिक बोला जाता है, यूनिक जो है, तो उनको आपने गैर कानूनी घोषित कर दिया, पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया। तो फिर तब ये जो हिजड़ा कल्चर बना, हिजड़ा मतलब हिज्र, हिज्र मतलब होता है बिछुड़ा या सेपरेट होना, अबेंडेंड पीपल। हिज्र से हिज्र बोलते हैं ना आपको, कि जी जी आपको जी बिछोड़ा। जी एंड किन्नर का मतलब होता है किम न रहा, किस तरह का आदमी है, अजीब सा आदमी। एंड खुसरा होता है ख्वाजा सरा से बना है, पाकिस्तान में अभी भी ख्वाजा सरा बोला जाता है। ख्वाजा सरा को का ही शॉर्ट वर्जन, जो शॉर्ट में ख और सरा को शॉर्ट करते तो खुसरा हो जाता है, या खोजा। इसी तरह अलग 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 समाज में, भारत में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, अरवानी है, थिरुनंगई है, थिरुनंबी है, मंगलमुखी है, अरवान, मतलब कई तरह से लोगों अलग अलग नामों से पुकारा जाता है एक ही इस इंसान को। एंड इसमें दो लोग होते हैं, ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मैन। ट्रांस वुमेन होते हैं जो मेल टू फीमेल होते हैं, मेल बॉडी में होकर अपने आप को औरत मानते हैं, और जो ट्रांस मैन वो होते हैं जो अपने आप को औरत होकर अपने आप को आदमी मानते हैं। कृष्ण हो गए, या शिखंड, कृष्ण हो गए, अर्जुन हो गए, इस तरह की बहुत सारे किरदार जो ट्रांस वुमेन थे, औरत थे। लेकिन शिखंडी ट्रांस वुमेन नहीं थे, वो ट्रांस मैन थे, वो आदमी थे, औरत के शरीर में आदमी थे। जी इसीलिए जी भीष्म पितामह उस पर तीर नहीं चलाते। क्यों? जी क्योंकि उनको ये पता था कि औरत जी है ना। बेशक वो अपने आप को आदमी मानता है, लेकिन फिर भी समाज के लोग नहीं, उसको उनका पिछला औरत। जो 3 जन्म था वो औरत के रूप में था, और उसका अगला जन्म जो था वो शिखंडी के रूप में था। तो पूर्व मैं तो जन्म के सिर्फ अनुसार। हाँ, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, मैं माइथोलॉजी में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जो साक्षात जो पुरुष, जो साक्षात जीवन है हमारा, जी मतलब जो जो हम प्रैक्टिकल लाइफ बोल रहे हैं, वो तो चलो माइथोलॉजी में हमारे पूरा जमाना में हमें खुद नहीं पता हम कौन थे। लेकिन मैं जो आज आपके सामने हम खड़े हैं, वो तो साक्षात है ना। तो ट्रांस वुमेन वो होते हैं जो मेल टू फीमेल होते हैं, एंड ट्रांस मैन जो होते हैं जो फीमेल टू मेल, वो उन्हीं को माना जाता है। लेकिन वो कहानियों में अलग अलग किस्सों में जिसने जैसे मर्जी लिख दिया हुआ, कर लिखते धनन रहे लिखते रहे। धनंजय जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये संभव नहीं है कि खैर ये मुझे इसके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन करना होगा, फिर भी मैं जितना आपको अभी हमारी बातचीत हुई या जितना मैं आपको जानती हूँ, हमें कुछ अलग से प्रयास नहीं करने होंगे, या ऐसी स्कूल खोली जाए या ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पर आके पढ़ना सुलभ हो सके, किसी तरह की बुलिंग ना हो, या समाज में जिस तरह की धारणाएं बनी है उस धारणाओं को तोड़ने के लिए, क्योंकि एक डर ही है ना। यदि वो बच्चा पढ़ने जाता है तो छोटे बच्चों द्वारा उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, बुलिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा ऐसा माहौल दिया जाए जिससे वो पढ़ ले। पढ़ने के बाद उनका बौद्धिक स्तर ऑटोमेटिकली डेवलप होना ही है। शायद मैं इसमें थोड़ा सा अलग विचार रखती हूँ। देखिए, अलग रहने से कुछ नहीं सीखते इंसान। नहीं, जब हम लोग सिर्फ एजुकेशन के लिए कह रही हूँ। नहीं, एजुकेशन भी नहीं हो सकता। कुछ चीजें होती, जैसे रहने के लिए हमें सोने के लिए अलग कमरा, टॉयलेट वगैरह अलग हो। लेकिन जो हम लोग एजुकेशन, जब ये मेरा अपना अनुभव है, जितना मेरे को एक्सेप्टेंस साथ में रह के आई है, उतना सेपरेट नहीं थी। अभी भी गर्ल्स स्कूल में या बॉयज स्कूल में आप देखो, गर्ल्स स्कूल के बाहर लड़के खड़े होते हैं बहुत सारे, है जी ना। हम लोग जा देखते हैं बहुत। अभी मेरे को मतलब मैं चले जाऊँ स्कूल की छुट्टी होती है, इतने सारे लड़के बाहर खड़े होते हैं, उनको वेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो को एजुकेशनल है उसमें नहीं ऐसा होता है। दूसरी बात दीदी, मैं ये कहूँ कि जितना हम पास में रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, आप मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ रहूँ, एक आदमी औरत, जितने हम एक दूसरे को तब जान सकते हैं, सेपरेट रहने से कभी नहीं जान सकते हैं। यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में आज हम लोग इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो कुछ शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम हट जाती है। जब तक आप देखो, आप रंगमंच में हो, आप थिएटर करते हो, जब तक वो पर्दा गिरा होता है, तो जो
पंडाल में लोग बैठे हैं या हॉल में लोग बैठे होते हैं, उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि पता नहीं पर्दे के पीछे क्या है, जी क्या बिल्कुल। है, क्या है। लेकिन जैसे ही पर्दा हटता है, जब नाटक खत्म होता है, उनको लगता है अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा बुरा सब होता है। लेकिन ऐसे ही आप हमें पर्दे के पीछे रखोगे दूसरी बाउंड्री में, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया में, तो नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा हमें क्या पता, साउथ कोरिया वालों को क्या पता ना। तो जब तक हम साथ में रहेंगे, ये बुलिंग तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हो है अभी, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं। आज ये जो वेबिनेयर हो रहा है, ये जानने के लिए हो रहा है। तो क्यों ना हम फैमिली एक्सेप्टेंस हो जाए, फैमिली से ही ना निकले हम लोग, तो समाज से ही ना निकले। जी बिल्कुल। पता नहीं, क्योंकि मैं बचपन से अपना अनुभव कहूंगी कि मैं बचपन से मैंने कभी अलग नहीं जाना, ये मेरा आत्मिक सच है। क्योंकि जिस मोहल्ले में मैं रहती थी, वहां पर बाहर झाड़ू लगाती थी रोज शाम को। तो पूनम आपा करके एक थे, वो रोज निकलते थे, जिनके साथ मेरी रोज दुआ सलाम होती थी। और वो घर पे कभी आके चाय पी रहे, कभी बातचीत कर रहे। तो मेरे मन में वो विचार कभी बन ही नहीं पाए कि ये कुछ अलग है या ये समाज से अलग है। तो उस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं, और मेरी सोच उस तरह से नहीं है कि ये समाज का हिस्सा नहीं है। उल्टा मुझे वो चीज दुख देती है कि इंसान इंसान होता है, चाहे कैसा भी। मैं एक और इसमें ऐड कर लूँ, जैसे ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बहुत बेकार है। इसमें हम लोग सिर्फ इंसान को मशीन बनाना सिखा रहे हैं, एम्पैथेटिकल अप्रोच नहीं है इसमें। और सेक्स एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन, ये सब जो अब हम लोग लड़ रहे हैं, जो बिल पास हो गया, पार्लियामेंट में पास हुआ, अब वो एक्ट बन गया है। हम लोग बार बार इसी की मांग करें कि ये जो एजुकेशन है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई, या डॉक्टर भी नहीं जानते हमारे बारे में ज्यादा तक, तो उनके बाद उनके जो सिलेबस है ये बहुत पुराना है, उसमें भी अभी इसको डिसऑर्डर लिखा गया है। एंड इसमें जो उनके एमबीबीएस की पढ़ाई में इसको काफी सारी चीजें गलत लिखी गई हैं, वो चेंज होने वाला है। एंड जो सामाजिक जो अभी पढ़ाई हो रही है, जैसे सोशल वर्क और ह्यूमन राइट्स, सोशियोलॉजी है, इनमें अब लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनमें ऐड होगा। एंड धीरे धीरे सिलेबस बदलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में अब बिल पास होगा, अब ये जो एक्ट बन रहा है एंड रूल बन रहे हैं, अभी हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी आजकल चल रहा है ये सब। तो जिस दिन सिलेबस बदल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, काफी लोग समझेंगे इसके बारे में। लोग आपके रंगमंच में भी ऐड होगा, तो हर चीजों में ऐड होगा, ट्रांसजेंडर का अध्ययन भी होगा, जेंडर आइडेंटिटी भी लोग पढ़ाई करेंगे, तो बदलेगा समाज, मैं ऐसा नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि कभी आपने कुछ लिखा है? हेलो। हेलो। हाँ जी। आपने अभी तक कभी कुछ लिखा है अपना अनुभव, या किसी किताब के रूप में इसको शक्ल दी है? ये हमारे किताब पास तो आखिरी मैंने मिनट है, सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। ये हमारे पास आखिरी मिनट है, वीडियो कभी भी कट सकती है। उसके पहले ही मैं आपका थैंक यू कहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से आप, जब हम चाहे आके बात कर सकते हैं। क्यों दादा, बसंदा, जयंदा, ठीक है? बिल्कुल आप, बिल्कुल बिल्कुल है ना, आप बिल्कुल। तैयार हैं? मैं चाहती हूँ कि आप हमारे हिस्सा बने, आप भी आए, आप भी बात करें। आप दिन भर घर में हैं, तो कम से कम आप एक आध घंटा रोज हम हमारे साथ बात करें। हमारे साथ रोज का ये जो है, हम आप उसमें अटेंड करें, तो बहुत मजा आएगा और हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल। ठीक है? तो आप बिल्कुल फ्री है, डेली आइए। मतलब आप भी स्टूडेंट बनिए, टीचर बनिए, या जो